हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द कैट 2023 एस्पिरेंट्स। वीडियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है आप लोगों के लिए, और उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। एंड तक पहुंचते ही आपको ये कहानी समझ आ जाएगी कि मैंने इस वीडियो का ये टाइटल क्यों यहाँ पर रखा है, बिग सरप्राइज एलिमेंट। ओके, एंड तक आप देखेंगे और एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी जो कैट 2023 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चल रही है उसको वो बूस्टअप कर देगा। ओके, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग के फेज में मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्वांट सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ओके, तो पेशेंटली एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप समझते रहिए और एंड में फिर हम सरप्राइज एलिमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13। When a natural number n is included, the average of these 4 integers remains an odd integer. Odd integer बन जाता है average. The minimum possible value of n is. देखो 3 इंटीजर्स का अगर एवरेज 13 है तो उन 3 इंटीजर्स का सम कितना होगा? 13 3 से 39, यही होगा उन 3 इंटीजर्स का सम। उसमें आपने एक नेचुरल नंबर n ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास 4 इंटीजर हो गए। उन चारों का एवरेज निकालना है, तो 39 प्लस n डिवाइड बाई 4 करेंगे। ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है। ओके, अगर आपने 39 में n ऐड किया तो 39 से बढ़ जाएगा क्योंकि n आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। आपको n की वैल्यू मिनिमाइज करनी है, तो n की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब 39 प्लस n मिनिमम नंबर होगा, मतलब मिनिमम मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, ओके, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 39 से जस्ट बड़ा 4 का मल्टीपल कौन है? एक तो 40 है और एक है 44। 40 कब बनेगा? 40 बनेगा n इक्वल टू 1 रखने पर, लेकिन 40 डिवाइड बाई 4 ऑड नंबर नहीं है, तो इसको तो रूल आउट करना पड़ेगा। 44 डिवाइड बाई 4 इज एन ऑड नंबर। 44 डिवाइड बाई 4 कितना है? 11। ये ऑड नंबर है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम है 48 52 तक नहीं जाने के लिए। ओके, तो यहाँ से 39 प्लस n अगर आप 44 कह रहे हो तो n की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 5। इसका ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। Pink is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of the number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5. Pinky के आगे 3x लोग खड़े हैं, Pinky के पीछे 5x लोग खड़े हैं और एक Pinky herself। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ persons in the queue is less than 300, तो ये टोटल 3x plus 1 plus 5x, this is less than 300, ये आप कह रहे हो। ओके, आप कहना चाह रहे हो कि 8x is less than 299। ओके, अगर 8x 299 से लेस है तो x किससे लेस है? सो 8 3 जा 24, 5 9, 8 7 जा 56। ओके, पॉइंट 3 बचा है हमारे पास, तो पॉइंट 8 3 जा, राइट, और आगे कुछ नंबर आएगा, तो x इज लेस देन 37.3, ये मैं कह रहा हूँ। अब इसने पूछा है देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्संस स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी। अगर आपके पास x लेस देन 37.3 है तो 3x मैक्सिमम कितना होगा? 3x मैक्सिमम, तो उसके लिए x को मैक्सिमम रखोगे। 37.3 से जस्ट लेस, x इज 37, तो 3 टाइम्स 37 कर दो, आंसर आ गया आपका 111। तो पिंकी से आगे कितने लोग खड़े हैं? 111। ओके, ठीक है, क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। एलेक्स इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन 2 पार्ट्स। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% per annum for 4 years is the same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. Then the percentage of his savings invested in the first part. फर्स्ट पार्ट में उसने ए इन्वेस्ट किया, सेकंड पार्ट में उसने बी इन्वेस्ट किया। तो जो ए इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट लगा 15% की रेट से 4 इयर्स, तो 15 4 जा 60% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 60% ऑफ ए, ये इंटरेस्ट किसके बराबर है? सेकंड पार्ट पर 12% की रेट से इंटरेस्ट लगा और 3 इयर्स के लिए लगा है, तो 12 3 जो 36% ऑफ पार्ट बी। तो उसने जो ए और बी पार्ट में इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो आ गया हमारे पास। ए बाई बी कितना बना? 36/60, तो अगर 12 से डिवाइड करोगे 3/5 ही आ जाएगा। मतलब पार्ट ए में उसने 3 इन्वेस्ट किया, पार्ट बी में 5। तो ए में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया? तो आपको बताना 3/3 प्लस 5 कितना परसेंट है? 3/8, और 3/8 का तो हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं 37.5%। ओके, ठीक
नेक्स्ट, trains A and B start traveling at the same time towards each other with constant speeds from station X and Y respectively. Train A reaches station Y in 10 minutes. ट्रेन A को टोटल जो टाइम लगता है X से Y पहुंचने 10 मिनट्स का लगता है. While train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. ट्रेन A से मीटिंग के बाद उसको 9 मिनट्स लगता है. तो कुछ टाइम ट्रेन A से मीटिंग में भी लगा होगा. ओके, ठीक है. तो इस टाइप का ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस के. इसमें क्या होता है कि जैसे एक्स एंड वाई ये दो स्टेशन हैं, राइट. एक ट्रेन एक्स से निकली और दूसरी ट्रेन वाई से निकली. ये किसी पॉइंट पर मीट की, ठीक है. यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट मान लो. तो उसमें मीटिंग टाइम इसको लगा, इसको भी टाइम सेम लगेगा मीटिंग में, इसको भी सेम टाइम लगेगा. उसके बाद ये वाली ट्रेन आगे बढ़ेगी और इसको यहाँ पर लगेगा टाइम T1 का, और दूसरी ट्रेन इधर से आगे बढ़ेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा T2 का आफ्टर मीटिंग. तो ऐसे केस में ये जो T होता है मीटिंग टाइम, वो किसके बराबर होता है? √T1 T2. आप मेरी टाइम एंड डिस्टेंस की क्रैश कोर्स की वीडियो यहाँ पर चेक कर सकते हो, मैंने ये कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ाया हुआ है. तो T इज √T1 T2. ठीक है, ये आ गया. अब आपको गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो ट्रेन A है, ट्रेन A को लगता है टोटल टाइम 10 मिनट्स का, मतलब आपको दिया हुआ है T + T1 = 10. ये दिया हुआ है T + T1 = 10, और आपको दिया हुआ है T2 आफ्टर मीटिंग. जो ट्रेन B का टाइम वो मीटिंग के बाद का है, वो है 9 मिनट्स का. ठीक है, T + T1 10 है, T2 9 है. तो यहां से आप कह सकते हो T1 = 10 - T, 10 - T, और T2 9 है. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो T1 T2 कितना बन गया? T1 T2 = 10 - T × 9. ये आ गया. अब T1 T2 को क्या रखोगे? यहां से देखो T का स्क्वायर रख दोगे. सो T का स्क्वायर इज 10 - T × 9. क्वाड्रेटिक सोल्व करने जाओगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा. बेटर T की वैल्यू सोच लो. ठीक है, तो T की वैल्यू सोचेंगे. अगर आप 4 रखते हो तो 4 का स्क्वायर इज 16 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 10 - 4 6 9 = 54. तो प्रॉब्लमेटिक है. 4 नहीं रखते. एक काम करो, इसको आप 5 रख के देखो तो 5 का स्क्वायर, राइट, 25. और क्योंकि सामने 9 है तो 5 रखने का बेनिफिट नहीं है. 6 के स्क्वायर में 9 आता है कहीं ना कहीं पर, तो 6 का स्क्वायर अगर आप 6 रखते हो तो T 6 आपने रखा, 6 का स्क्वायर 36, 10 - 6 4 9 = 36, मतलब T = 6 सीधे सीधे दिख रहा है. क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करनी, T = 6 आप बोल दो यहाँ से. अगर T 6 है तो बताओ ट्रेन B को टोटल टाइम कितना लगा Y से X जाने में? T + T2 आपको आंसर करना है. आप कह रहे हो कि T2 तो 9 है और T हमारा 6 है, तो 6 × 9 कितना आ गया? 50. A mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. Equal means 1:1, right? 1:1. If a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup. तो आपके पास में एक मिक्सचर है और आपके पास में एक दूसरा मिक्सचर है. एक है मिक्सचर 1, एक है मिक्सचर 2. बेसिकली मिक्सचर 2 इज प्योर शुगर सिरप. ये क्या है? ये हमारे पास प्योर शुगर सिरप. ठीक है, ये. तो अगर मैं इनमें देखूं, मिक्सचर 1 में लेमन जूस कितना है? वो है 50%, 1:1 है. मिक्सचर 2 में लेमन जूस कितना है? 0% है. बोल सकते हैं ऐसा. आपने इनको 1:3 में मिक्स किया, दोनों को आपने इन दोनों को 1:3 में मिक्स किया, तो वेटेड एवरेज निकालोगे, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास? लेमन जूस का वेटेड परसेंटेज आ जाएगा. ओवरऑल परसेंटेज कितना है आप निकाल लो. लेमन जूस का परसेंटेज कितना है? 50 × 1, राइट, प्लस 0 × 3 अपॉन 1 + 3, क्योंकि 1:3 में ऐड किया है. ये आ रहा है हमारे पास 50/4, और यू कैन से 25/2% आ रहा है. 5/2, या फिर आप कह सकते हो इसको 12.5%. अगर ये 12.5% लेमन जूस, तो उसमें शुगर सिरप कितना हुआ? 87.5%. आपको क्या बताना है? जो फाइनल रेशियो है लेमन जूस एंड शुगर सिरप का, वो आपको बताना है. 12.5 / 87.5, 1:7 आपका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन 4 मार्क कर देंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट पर जंप करते हैं. Let ABCD be a parallelogram such that the coordinates of its 3 vertices A, B and C are this, this and this. दिया हुआ है हमें. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स D में बताना है. बहुत आसान सवाल है, समझो कैसे करना है इसको. तो जो पैरेललोग्राम होता है बेसिकली उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. तो ये A है, ये हमारे पास B है,
और ये C और ये D। A के वर्टिसेस क्या है 1,1, B के क्या है 3,4 और C के वर्टिसेस क्या है -2,8। ओके, D के मान लो कि x, y है। तो अगर ये वर्ड जो डायगोनल है इसके ये बाइसेक्ट ईच अदर हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आप कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों सेम पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप AC के मिड पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो आएगा 1 - 2 डिवाइड बाई 2, और वो किसके बराबर होना चाहिए x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, तो आ जाएगा 3 + x डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करके तो आपने x बता दिया। ऐसे ही AC का जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 + 8 डिवाइड बाई 2, और ये किसके बराबर होना चाहिए y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, तो वो हो गया 4 + y डिवाइड बाई 2। अब फर्स्ट से आपने x कितना बताया x -4, और सेकंड से आपने y कितना बताया y आ गया हमारे पास 5, तो -4,5 आप मार्क कर दीजिए, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 600 grams when some new students join the class. If the average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students, then the ratio of number of original students to the number of new students. Okay, एक ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब ओरिजिनल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, राइट, एक न्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, जो ओरिजिनल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है वो मान लेते हैं हमारे पास F1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है वो मान लेते हैं F2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और हमें यही रेशियो बताना है F1 रेशियो F2। ओके, ठीक, मान लेते हैं जो ओरिजिनल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था उसका एवरेज था x ग्राम्स, इनका एवरेज था। न्यू ग्रुप का एवरेज कितना है, न्यू स्टूडेंट्स का 3 kg मोर है उनसे, तो एक्चुअली मैं 600 ग्राम में ही डील करना चाह रहा हूँ, तो इसको मान लेता हूँ मैं x + 300 grams इनका एवरेज। जो ग्रुप ऐड किया हमने उनका एवरेज x + 3000 grams, और फाइनल जो एवरेज बना लिखा है ना इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 600 ग्राम, जो ओवरऑल एवरेज आया वो कितना है x + 600 grams, ये आ गया। एलिगेशन लगते हुए दिख रहा है, सीधे सीधे एलिगेशन लगा लेते हैं। x + 3000 में से अगर x + 600 हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2400। ओके, और x और x + 600 इनका डिफरेंस लेंगे तो आएगा 600। अगर आपको ये रेशियो चाहिए तो 2400 रेशियो 600, F1 रेशियो F2 हमारा आ गया 4:1। 1 स्टेप क्वेश्चन था एलिगेशन, 4:1 इज द आंसर। ओके, नाउ फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सपोज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n + 2n²। आपको Sn दिया हुआ है। ओके, इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिविजिबल बाय 9, आपको n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। अगर आपको Sn दिया हुआ है, Sn है हमारे पास n + 2n का स्क्वायर, तो इस Sn की हेल्प से आप Tn कैसे निकालोगे nth टर्म, तो Tn क्या होता है Sn में से फर्स्ट n टर्म्स के सम में से आप फर्स्ट n - 1 टर्म्स का सम माइनस कर दो, सिंपल सा लॉजिक। तो Sn है हमारे पास n + 2n का स्क्वायर, और Sn - 1 कितना बनेगा n - 1, जहां पर n है वहां पर n - 1 से रिप्लेस करना होगा, प्लस 2 टाइम्स n - 1 का स्क्वायर, इससे रिप्लेस किया, राइट। ठीक है, एक बार सोल्व कर लेता फटाफट से, तो n + 2n², राइट, माइनस n + 1, देन -2n², बाकी उधर से आएगा -4n, प्लस हो जाएगा तो +4n, और उधर से आएगा +2 और 12 का माइनस, तो -2, ये बन गया हमारे पास। तो ये रिजल्ट फाइनली क्या आ रहा है, 4n में से n गया 3n, राइट, और माइनस माइनस ये, और 2n² ये गया, तो 4n और -1 बन गया हमारा, 4n - 1। 4n - 1 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल आप सोचो, राइट, एक तो 9 हो सकता है 4n - 1। अगर 4n - 1 9 है तो n हमारा इंटीजर नहीं आया, मतलब नेचुरल नंबर नहीं आया, तो दिस कांट बी 9। ओके, क्या ये 18 हो सकता है, तो 18 + 1 19, 4n = 19, तो 9 क्रॉस कर दिया हमने, 18 क्रॉस कर दिया, 9 का नेक्स्ट मल्टीपल है 27, क्या ये 27 हो सकता है, तो 4n - 1 = 27, 4n = 28,
मतलब n हमारा 7। तो बात बन गई, ऑप्शन भी हमने मार्क कर, राइट, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, a trapezium ABCD has side AD parallel to BC, एंगल BAD 90 है, BC हमारा 3 है, राइट, और AD 8, AD एंड BC आर पैरेलल साइड्स, और BC हमारा छोटा है, AD बड़ा है, तो कुछ इस टाइप का ट्रेपेजियम बनेगा, राइट। इस टाइप से हम ये ट्रेपेजियम कंप्लीट कर सकते हैं। एक एंगल 90 एक्चुअली दिया हुआ है, ये वाला एंगल BAD, तो इसका BC, ये D और अदर A और ये D, एंगल BAD 90 है, BC हमारा 3 है, ओके, AD है 8 और पेरीमीटर इसका टोटल है 36। एक काम करो, सबसे बेस्ट, आप C से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो और इसको बोल दो M, तो AM कितना हो जाएगा 3, BC 3 है तो AM 3, और AD टोटल 8 है तो MD आपने बोल दिया 5 है, राइट। ट्रेपेजियम की हाइट H मान लो, ये H हो गया तो ये भी H, और ये आ गया इसका हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इसको बोल दिया आपने h² प्लस 5 के स्क्वायर बन गया 25। ओके, अब बताओ इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है, ओके। तो अगर पेरीमीटर 36 है तो आप कह सकते हो ना 3 प्लस 8 देन प्लस h एंड प्लस √h² प्लस 25 इज हाउ मच, ये हमारा कितना बन रहा है, 36 बन रहा है, ओके। तो आप कह सकते हो √h² प्लस 25 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा 25 माइनस h। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो h को निकालने के लिए, राइट, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो या फिर h को आप अगर ऐसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स h² प्लस 25 इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर आपने कहा 625 देन प्लस h² एंड माइनस 50h। अब यहाँ से h² तो हटा दिया हमने, तो 50h बना 600, मतलब h कितना बना 50h 600, तो h बन गया 12, h को 12 रख दो, अगर ये h 12 है, राइट, तो आप ट्रेपेजियम का एरिया बता पा रहे हो ना, सीधे कितना आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 3 प्लस 8 और इनटू हाइट 12, तो आंसर कितना आ गया 11 6 66, फटाफट आप आंसर कर पाए 66, ओके। नाउ नेक्स्ट, let a and b be natural numbers if a² plus ab plus small a is 14 and b² plus ab plus b is 28, then आपको 2a plus b बताना है। किसी भी एक को कंसीडर कर लो, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर है और आप कह रहे हो कि a and b आर नेचुरल नंबर्स, 14 इनका सम होना चाहिए। पहले आप a को बड़ा सोचो, क्या a हमारा 4 हो सकता है, अपर लिमिट लगा दो पहले इस पर, a 4 हुआ तो 4 का स्क्वायर 16 और आगे दो नेचुरल नंबर्स, इनका सम 14 कैसे बन पाएगा, a² 16 होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। a 4 तो नहीं हो पा रहा, a को 3 रखा, अगर आपने a को 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना बना 9, 9 प्लस 3 ये हुआ यहाँ से, राइट। अगर आपने a को 3 रखा तो a का स्क्वायर 9 बन गया और उसमें ये वाला a ऐड हुआ तो 9 प्लस 3 12, तो ये हो गया, तो 3b हमारा 2 बनेगा, 3b इज इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो a हमारा 3 नहीं हो सकता। अगर आपने a को 2 रखा, राइट, तो अगर 2 रखते हो a को तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 2, ये आ गया 14, तो यहाँ से हमारा b कितना आया 4, ये पॉसिबल दिख रहा है, मतलब a हमारा 2 पॉसिबल दिख रहा है। क्या a 1 हो सकता है, लास्ट नेचुरल नंबर बचा है, अगर a को 1 रखा तो 1 प्लस b प्लस 1 इज 14, यहाँ से b आया 12, a1 b12, यहाँ से तो पॉसिबल लग रहा है। क्या b12 पर ये वैलिड है, तो b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 28 से तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये केस हटा दो, तो मतलब b4 है, a2 ओनली पॉसिबिलिटी। अगर b4 a2 है तो चेक कर लो यहाँ पर आंसर, 2 to the 4 प्लस 4, आंसर इज 8, दैट्स इट, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने थे, कैसे क्वेश्चंस थे आप कमेंट में बता सकते हो ओपनली, तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चंस बहुत आसान थे, राइट। नाउ द बिग सरप्राइज इज, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, आई डिस्कस्ड टोटल 10 क्वेश्चंस और हार्डली मुझे 10-11 मिनट का टाइम इसमें लगा है, ओके, क्योंकि मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था। ये सारे के सारे सवाल कैट 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए सवाल, कैट 2022 क्वांट सेक्शन में टोटल 22 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10 सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस किए
जो कि बहुत आसान सवाल थे। अब आपके पास में सेक्शनल टाइम लिमिट 40 मिनट्स की है, राइट। आई एम सेइंग आप प्रॉपर स्ट्रेटजी लगाओ अपनी, प्रॉपरली आप अपने सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दे करके, ठीक है। तो आप फर्स्ट 20 मिनट्स में, मैंने यहाँ पर 10 मिनट लिया, 10-12 मिनट, 15 मिनट मान लो, चलो राउंड फिगर, तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट लिया सपोज। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 20 मिनट लो। आप 20 मिनट में सिर्फ इन्हीं 10 क्वेश्चंस को करके आओ। जब आप 10 क्वेश्चंस करते हो क्वांट में, तो आपका परसेंटाइल 99 प्लस पहुंच जाता है। दैट्स इट। 30 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 66 मार्क्स, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो हमारे जो अभी हम मॉक्स दे रहे हैं उसमें ऐसे क्यों नहीं कर रहे फिर मॉक्स में, या हम कोई भी प्रीवियस ईयर का कैट का पेपर देखते हैं तो हम उसको ऐसे क्यों नहीं अटेम्प्ट करते। दिस इज द थिंग, आपको पहले क्वेश्चंस को देख करके देखना है कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है फटाफट से, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। जो आपने पढ़ा होता है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट आपके नॉर्मल क्लासेस में डिस्कस होते हैं, और अगर डिस्कस नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आप गलत जगह पर हो, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, और सारे के सारे सवाल बहुत आसान थे, सारे के सारे डुएबल क्वेश्चंस थे। ये 10 सवाल, अभी उस लिस्ट में और भी क्वेश्चंस थे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक सवाल था जिसमें आइडेंटिकल मार्बल्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने थे, मार्बल्स और चॉकलेट समथिंग लाइक दैट, वो भी सवाल था, वो मैंने इसमें कैप्चर नहीं किया। और भी 1-2 क्वेश्चंस और थे मॉड्यूलस के, वो मैंने इसमें कैप्चर नहीं किया। मैंने सोचा कि बहुत बेसिक से बेसिक में रख के देखता हूँ एक बार। तो ये 10 सवाल थे, 22 में से 10 सवाल ये वाले थे कैट 2022 मॉर्निंग शिफ्ट, आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप ये चीज अब खुद से आप एनालाइज करना कि क्या हर एक स्लॉट में ऐसा ही होता है, क्या एवरी ईयर कैट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज आप खुद से एनालाइज करना। और अगर आपसे एनालाइज नहीं हो रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में ऐसा ही वीडियो, जिस शिफ्ट पर आप बोलोगे कैट की कि ये वाले स्लॉट में ऐसा नहीं था, आप कमेंट करना, मैं उसी स्लॉट पर ऐसा ही एक वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा, ठीक है। तो मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 30% क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं एवरी ईयर कैट में। 30% आप जाते ही विद इन 30% टाइम ऑफ योर सेक्शनल टाइम, आप उस 30% टाइम में वो 30% सवाल करके आओ, बस ये, ठीक है। तो ये मास्टरी आपको कर लेनी है कि ऐसा क्या करे कि हम उस पूरे सेक्शन में से यही क्वेश्चंस उठा ले बस, ठीक है। तो उसमें आपको सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन दोनों स्किल्स पर फोकस करना होगा। ये सिलेक्शन मैंने आपको समझा दिया, अब रिजेक्शन की बाकी जो क्वेश्चंस थे उनको हमें रिजेक्ट भी करना है, तभी हम इस स्टेज तक पहुंचेंगे ना। रिजेक्ट इन द सेंस उनको आप मार्क एज अनरीड भी कर सकते हो, राइट। तो उनको आप लेटर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वहां पर तो आपको बहुत सारी चीजें आपके पास में होंगी, बहुत सारे टूल्स होंगे, आप आराम से उनको मार्क कर सकते हो कि बाद में उनको आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने सेक्शन टाइम को ऐसे रखना। आई होप ये सरप्राइज आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी कैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे भी ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो इस वीडियो का तो कमेंट में जरूर मुझे बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।